नमस्कार। पृथ्वीराज चौहान का नाम हर भारतीय जानता है। उन्होंने मोहम्मद गौरी को बार बार हराया, गिरफ्तार कर बार बार छोड़ा, लेकिन अंत में जब वे हारे तो कैसे उनके साथ अमानुषिक व्यवहार हुआ, यह किस्सा तो हर एक को ज़बानी याद है। लेकिन इसके अलावा उनके विषय में विस्तार से अमूमन कम ही लोगों को ज्ञात है। पृथ्वीराज का उल्लेख मुख्यतः 3 पुरातन ग्रंथों में मिलता है। पहला है उनके मित्र कवि चंदवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो, दूसरा सूर्यमल्ल मीशण का वंश भास्कर और तीसरा आलखंड। प्रथम 2 में तो उन्हें नायक के रूप में वर्णित किया गया है, किंतु तीसरे आलखंड में उन्हें दुर्योधन का अवतार बताकर आलोचना की गई है। इतिहासकार तीनों ग्रंथों में कल्पना का मिश्रण मानकर उन्हें अमान्य करते हैं, किंतु अगर वे ग्रंथ सत्य और कल्पना का मिश्रण भी हैं तो उनमें से ही सत्य को छानकर अलग करना होगा। तो आइए वही प्रयत्न करते हुए प्रतापी पृथ्वीराज चौहान के विषय में कुछ विस्तार से चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो शुरुआत उनके पूर्वजों से। जिन दिनों शहाबुद्दीन गौरी भारत पर आंख गड़ाए हुए था, उस दौर में भारत में 4 प्रमुख शक्ति केंद्र थे। दिल्ली में तोमर, गुजरात के अनहिलवाड़ पाटन में चालुक्य, कन्नौज में राठौड़ और मरुभूमि में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर चौहान। किसी कारणवश दिल्लीश्वर अनंगपाल तोमर का कन्नौज नरेश विजयचंद से झगड़ा हो गया। सम्मुख युद्ध में सांभर नरेश सोमेश्वर ने अनंगपाल का साथ देते हुए कन्नौज नरेश को घायल कर दिया और वे पीछे हटने को विवश हुए। युद्ध में विजय भले ही मिल गई हो, किंतु अनंगपाल फिर भी सशंकित थे। उन्हें लगा कि बार बार तो सोमेश्वर आएंगे नहीं और कन्नौज नरेश हार कर चुप बैठने वाले नहीं हैं। अतः उन्होंने युक्ति निकाली और कन्नौज नरेश के पुत्र जयचंद से अपनी बड़ी पुत्री सुरसुंदरी का विवाह कर दिया तथा छोटी कमला से यशस्वी सोमेश्वर का। उन्होंने इस प्रकार स्वयं को निष्कंटक बना लिया। कमला देवी ने कुछ समय उपरांत सन 1166 में पुत्र रत्न को जन्म दिया। यही थे हमारे कथानायक, इतिहास प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान। इनके बाल्यकाल का अत्यंत रोचक और रोमांचक वृतांत प्राप्त होता है। जब पृथ्वीराज मात्र 4 ही वर्ष के थे, तब एक बार अपनी ननिहाल दिल्ली गए। नाना अनंगपाल ने अपने राज ज्योतिषी से उनका भाग्य बताने का आग्रह किया। हस्तरेखा और कुंडली आदि का अध्ययन करने के बाद ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यह बालक तो परम प्रतापी होगा और आपका उत्तराधिकारी भी यही होगा। इसकी जन्म पत्रिका में ननिहाल की धन संपदा प्राप्त करने का योग है। यह बात नाना अनंगपाल को नागवार गुजरी। संभव है उन्होंने जयचंद को अपना उत्तराधिकारी सोच रखा हो। जो भी हो, वे आखेट के बहाने नन्हे पृथ्वीराज को अपने साथ वन में ले गए और उसे जंगल में ही छोड़ आए। अपनी पुत्री से कुछ झूठा बहाना बना दिया। बेचारी माँ रोती कलपती रह गई। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जंगल में वह हुआ जिसने पृथ्वीराज के व्यक्तित्व में 4 चांद लगा दिए। एक तपस्वी ने इस होनहार बालक की न केवल प्राण रक्षा की, वरन उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का विज्ञ बना दिया। उन्हीं के मार्गदर्शन में पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण चलाने में पारंगत हुए, जिसके लिए बाद में जगत प्रसिद्ध हुए। समय चक्र घूमा
और अनंगपाल एक बार फिर शिकार के लिए जंगल में गए और उनकी भेंट किशोर पृथ्वीराज से हुई। एक शेर ने अनंगपाल का ही शिकार कर लिया होता अगर पृथ्वीराज ने उनकी प्राण रक्षा न की होती। स्वाभाविक ही अपने रक्षक के विषय में जानने की उत्कंठा से वे उसके पालक ऋषि के आश्रम भी गए और वहाँ उन्हें पृथ्वीराज की वास्तविकता की जानकारी मिली। आत्मग्लानि और पश्चाताप के भाव ने उन्हें व्यथित कर दिया। कहने की आवश्यकता नहीं, पृथ्वीराज वापस महलों में आए। नाना ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो पिता सोमेश्वर का राज तो उनका था ही। जब अजमेर पहुंचे तो उनकी कीर्ति गाथा पहले ही क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। आबू नरेश जैतसी ने अपनी सर्वगुण संपन्न और अतिशय सुंदर कन्या इच्छन कुमारी का विवाह संबंध उनके साथ तय कर दिया। परमार राजा जैतसी जिन पाटन के चालुक्य नरेश भीमदेव के सामंत थे, संयोग देखिए, वे भी इच्छन कुमारी की सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर उससे विवाह का मंसूबा बांधे हुए थे। अब विषय से आगे बढ़ने से पूर्व थोड़ा सा उन भीमदेव का भी वर्णन सुन लीजिए। कीर्ति कौमुदी नामक संस्कृत ग्रंथ में लिखा है, घृत पार्थिव नेपथ्ये निष्कांतेत्र शतक्रतो जयंताभिनय चक्रे मूल राजस्तदंगज चपलादिव बालेन रिंखता समरांगणे तुरस्काधिपतेयेन विप्रकीर्णावरूथनी यच्छिन्न म्लेच्छ कंकालस्य मुच्चैर्विलोकयन् पितु प्रालेय शैलस्य न स्मरत्य अर्बुदाचल। अर्थात अजयपाल रूपी इंद्र तो रंगभूमि पर अपना कार्य करके चले गए। उनके बाद उनके पुत्र मूलराज ने इंद्रपुत्र जयंत का अभिनय किया। उन्होंने रणभूमि में चपल बालक के समान क्रीड़ा करते हुए तुर्क राज की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। युद्ध में मारे गए शत्रुओं के कंकालों का ढेर देखकर आबू पर्वत अपने पिता हिमालय को भी भूल गया। कौन था वह म्लेच्छ तुर्क जिसकी इतनी दुर्गति मूलराज ने की? इसका उत्तर मुस्लिम इतिहास लेखक फरिश्ता ने दिया और लिखा कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी गजनी से रवाना होकर मुल्तान के रेतीले मैदानों के रास्ते गुजरात पहुंचा था। सुल्तान का लश्कर बहुत दूर चलकर आया था, इसलिए काफी थक गया था और पस्त था। उधर गुजरात के सैनिक एकदम ताजा दम थे, तरोताजा थे और उन्होंने आक्रमण होने का इंतजार न करते हुए आगे बढ़कर खुद पहले हमला कर दिया और युद्ध में मोहम्मद गौरी की कितनी करारी शिकस्त हुई, इसका वर्णन हमने किया ही है संस्कृत ग्रंथ के आधार पर। फरिश्ता के अनुसार लौटते समय भी मार्ग में मोहम्मद गौरी की बहुत फजीहत हुई। इतिहासकार रणछोड़ जी दीवान भी लिखते हैं, मुसलमानों पर हिंदू लोग बिजली के समान टूट पड़े। वायु वेग से बंदरों के समान उछलते कूदते, हिरन के छोरों के समान कुलांचे भरते वे मुसलमानों के पीछे दौड़े। कितने ही तो हिंदुओं की तलवारों से मारे गए और कितनों ही के मस्तक राजपूतों की गदाओं से चकनाचूर हो गए। मोहम्मद शाह तो अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ, किंतु उसके लश्कर में से बहुत से लोग पकड़ लिए गए। किंतु दुर्भाग्य से गौरी को पराजित करने वाले पराक्रमी मूलदेव की 2 ही वर्ष बाद मृत्यु हो गई और पाटन के नए राजा बने भीमदेव द्वितीय। तो उन्हीं भीमदेव की हम चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं भीमदेव ने जब आबू के परमार राजा जैतसी को संदेश भेजा कि वे उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तो आगे क्या हुआ जानने के लिए अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए और देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।